हाय दिव्यांशी। हाय भैया। कैसे हो? बढ़िया। क्या कर रहे हो? मैं जीटीआर पढ़ रही हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं? पूछिए। ये क्या है बताओगे? ये कुछ बॉल टाइप सा लग रहा है। बट ये एक मेटल है। मेटल है? हम्म। तो फिर तो ये मरकरी है। तोड़ के लाया हूँ अभी भी थर्मामीटर से। ये काफ़ी टॉक्सिक होता है। हाँ, मैंने भी एक चाइनीज़ कहानी सुनी है कि एक राजा था जो अमर होने के लिए इसके डोजेस स्मॉल अमाउंट में लिया करता था और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। ओके। तुम बताओगे ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है? ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इसलिए है क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स में हम्म। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग नहीं है, वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। तो ओके। इसलिए लिक्विड है। हाँ, ये आंसर मतलब सही है, बट ना इसके पीछे एक और स्टोरी है जो कि लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आइंस्टीन की रिलेटिविटी भी इन्वॉल्व है। रिलेटिविटी इसमें? यस, रिलेटिविटी भी इन्वॉल्व है। कैसे? ये लाइक इसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। तो गाइज़, अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि वाई दिस मरकरी इज़ लिक्विड, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पेरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। इसमें आप एलिमेंट नंबर 79 एंड 80 को ध्यान से देखिए। 79 नंबर पर है गोल्ड एंड 80 नंबर पर है मरकरी। अब मरकरी एलिमेंट एंशिएंट टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है। काफ़ी लोग ये मानते थे कि मरकरी से हम गोल्ड बना सकते हैं। दरअसल जब केमिस्ट्री का जन्म नहीं हुआ था, देन जो लोग केमिकल प्रैक्टिस करते थे उनको कहा जाता था अल्केमिस्ट। दरअसल अल्केमिस्ट लोगों का केवल एक ही विजन था, एक ऐसे स्टोन को बनाना जो कि किसी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। इस स्टोन को हम फिलोसोफर स्टोन कहते हैं। वेल, अगर आप हिस्ट्री को देखो तो कई सारे लोग इस फिलोसोफर स्टोन को बनाने में नाकाम हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता था कि जो चीज़ उनको गोल्डन दिखाई देती उस पर वो अपनी अल्केमी प्रैक्टिस करने लगते जिससे कि वो उसको सोना बना पाएँ। जैसे कि अल्केमिस्ट हेनिंग ब्रांड, इन्होंने अपनी यूरिन के कलर को ऑब्जर्व किया जो कि हल्का सा गोल्डन जैसा होता है, तो उन्होंने यूरिन से गोल्ड बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी यूरिन को काफ़ी लंबे टाइम तक बॉईल किया। खैर, उनको गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन उनकी इस प्रैक्टिस से फास्फोरस की डिस्कवरी हुई। तो हिस्ट्री में अल्केमी के द्वारा गोल्ड बनाने की हमेशा से प्रैक्टिस रही है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग नेचर में हर एक सब्सटेंस परफेक्शन की ओर जाना चाहता है, और जो सबसे परफेक्ट सब्सटेंस है अल्केमिस्ट के अकॉर्डिंग वो था गोल्ड, क्योंकि सबसे पहले इसका कलर यूनिक था। दूसरा, बाकी मटेरियल के कंपैरिजन में ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट को काफ़ी लंबे टाइम तक झेल सकता था। गोल्ड को आप इजीली वेल्ड कर सकते हो या फिर उसको मोल्ड कर सकते हो। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बाकी के सब्सटेंस जैसे कि लेड, आयरन, ये गोल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर होते हैं, और उनका ऐसा मानना था कि ये जो सब्सटेंस हैं इनको हम क्योर करके गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अल्केमी के एंशिएंट आर्ट में मरकरी, सल्फर और सॉल्ट, इन तीन सब्सटेंस को अर्थ के तीन प्रिंसिपल सब्सटेंस माने गए हैं। अगर हम अल्केमी के हिंदू वर्ड को देखें तो उसको कहा जाता है रसा सिद्धि, मतलब कि द नॉलेज ऑफ मरकरी। ऐसा माना जाता था कि सारे मेटल्स का कोर मरकरी ही है। अल्केमिस्ट ऐसा मानते थे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेड या फिर आयरन, ये सभी मरकरी और दूसरे सब्सटेंसेस के मिक्सर से बने हुए हैं। खैर, दुनिया के अलग अलग रीजन में अल्केमिस्ट लोगों के अलग अलग बिलीव हुआ करते थे, पर सबका सेंट्रल आइडिया यही था कि उनको गोल्ड बनाना था, और ऐसे में उनके सामने मरकरी एक पोटेंशियल कैंडिडेट था। मरकरी का एंशिएंट मेडिसिन एंड एंशिएंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था, अल्केमी और गोल्ड, पर उनका ये रिलेशन, इसके बारे में हम कभी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। बट अगर आप साइंटिफिकली देखो तो पेरियोडिक टेबल में 79 नंबर पर गोल्ड आता है और 80 नंबर पर मरकरी है। तो अगर आप मरकरी में से एक प्रोटॉन को रिमूव कर दो, देन ईजिली आप गोल्ड को बना लोगे। तो क्या अल्केमिस्ट लोग यही करना चाह रहे थे? वेल, शायद से हाँ, बट इन द होल हिस्ट्री ऑफ अल्केमी वो इस फिलोसोफर स्टोन को नहीं बना पाए। पर क्या आज हम मरकरी से गोल्ड बना सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। बट अगेन, उसको बनाना बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, क्योंकि जितना पैसा खर्च करके आप मरकरी से गोल्ड बनाओगे उससे चीपर प्राइस में तो आपको ओरिजिनल गोल्ड मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। फिलहाल अभी हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं कि आखिर मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है। वेल, अभी आप लोगों के मन में ये सिंपल सा आंसर आ रहा होगा कि मरकरी लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होते, वीक वैंडरवाल फोर्स होता है। हाँ, ये आंसर सही है, लेकिन इसमें आइंस्टीन की रिलेटिविटी का भी रोल है।
तो चलिए हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना होगा कि आखिर वो कौन से फैक्टर है जिन पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी बात करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर करेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जनरली 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मान लीजिए अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज करते हो तो मे बी 1000 डिग्री सेल्सियस के बाद मोस्ट ऑफ द मेटल लिक्विड स्टेट में हो, या फिर अगर हम टेम्परेचर को -39 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो जो मरकरी अभी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर वो -39 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम जो बात करेंगे वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर करेंगे। तो अभी आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए सबसे ज़रूरी है समझना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो केमिस्ट्री का बेसिक रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या तो गेन करता है। तो एटम में हमारे पास अलग अलग सेल्स होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले सेल की बात करें तो उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरा सेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, जिसको हम पी सेल भी बोलते हैं। ऐसे ही डी ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम ऑक्यूपाई करता है। जैसे अगर आप हीलियम को देखो तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है। अब 2 प्रोटॉन के चलते इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी भी एलिमेंट के पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉनिक सेल को ऑक्यूपाई करते हैं। और हीलियम के केस में ये सेल कम्प्लीटली फिल हो गया क्योंकि ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ही ऑक्यूपाई कर सकता है। अब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ही क्यों ऑक्यूपाई करता है, इसका जवाब आपको क्वांटम मैकेनिक्स और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में मिलेगा। बट हाँ, आप इस पॉइंट पर ये याद रख सकते हो कि हर एक ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन को फिल करने की एक लिमिट होती है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एंड डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए, क्योंकि हीलियम का सेल कम्प्लीटली फिल्ड है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यानी कि ये अपनी स्टेबल स्टेट में है। क्योंकि इसका सेल कम्प्लीटली ऑक्यूपाई है, इसका मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कि इसकी एनर्जी काफ़ी लो है। तो अब अगर हीलियम कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले आता है या फिर किसी तरह अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा और ऐसी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो यानी कि वो अपनी एनर्जी स्टेट को लो रखना चाहता है और उसकी स्टेबल स्टेट क्या है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसी कारण हीलियम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। वो सिंपली फ्लोट करता रहता है हर एक हीलियम एटम के अराउंड। ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। 2 इंडिविजुअल हीलियम एटम के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, ये कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता और गैसियस स्टेट में ही रहता है। और यही सेम प्रिंसिपल बाकी के ग्रुप 18 के एलिमेंट भी शो करते हैं। ये भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते और एक गैसियस स्टेट में ही रहते हैं। पेरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट ग्रुप 18 के जैसा बनना चाहता है। ऐसा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लूज़ करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जिससे कि वो ग्रुप 18 के एलिमेंट जैसा बन जाए। क्योंकि ग्रुप 18 के एलिमेंट के सारे सेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, जनरली गैसियस स्टेट में रहते हैं। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लेते हैं हीलियम तो गैस है, लेकिन ऑक्सीजन भी तो गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है, और इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट भी नहीं होता। तो देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। और इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में पास आते हैं और अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और शेयरिंग करने के बाद क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। इस टाइप के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें पहला ऑक्सीजन एटम क्या कहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कहीं से मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी यही सेम कहता है। तो ये दोनों अपने आप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और बोलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम अपने रखो, 2 इलेक्ट्रॉन मैं अपने रखता हूँ और आपस में हम इनकी शेयरिंग कर लेंगे। तो ऐसा करने से इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये ग्रुप 18 एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगेंगे, यानी कि ये स्टेबल हो जाएंगे। तो अभी ये जो O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ वो किसी दूसरे O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाकर ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है एंड वो गैस की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। पर देखिए सारे एलिमेंट गैसेस नहीं होते, कुछ लिक्विड भी होते हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं। तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मरकरी लिक्विड क्यों है, सॉलिड क्यों नहीं है। तो अभी मेरा एक सवाल ये है कि हम कब कहते हैं कि कोई सब्सटेंस लिक्विड है। तो आपने स्मॉलर क्लासेस में इस चीज़ को पढ़ा होगा।
आई थिंक क्लास 8th या क्लास 9th कि जब उन सब्सटेंस के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक होता है तो वो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। अगर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं देन वो सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर उनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वो गैस बन जाते हैं। तो लिक्विड में जनरली जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, मतलब कि उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। इसी कारण लिक्विड में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मूव कर पाते हैं, अपने शेप को मेंटेन कर पाते हैं, कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और सॉलिड के केस में एटम के पास स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं तो उनका शेप भी फिक्स होता है और एटम फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अभी देखिए, मरकरी और गोल्ड दोनों ही मेटल हैं, लेकिन मरकरी नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड की तरह बिहेव करता है, वहीं गोल्ड सॉलिड है। तो अगर हम शॉर्ट में इसका आंसर दें तो मरकरी लिक्विड इसलिए है क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शेयर करना नहीं चाहता। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप मरकरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि मरकरी के सारे सब सेल्स फुल्ली ऑक्यूपाइड हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी कि 6s सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फुल ऑर्बिटल को फॉर्म कर रहे हैं और ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट को स्टेबल बना रहे हैं। मरकरी नहीं चाहेगा कि वो अपने 2s इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं रहेगा। और यही कारण है कि क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन नहीं कर सकता तो वो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता और सॉलिड को फॉर्म नहीं करता। ये दूसरे मरकरी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करता, जो कि सॉलिड बनाने के लिए एसेंशियल कंडीशन है। दरअसल उनके बीच में काफ़ी वीक बॉन्डिंग होती है, वीक वॉन्डरेबल फोर्सेस के कारण। अब क्योंकि इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं है तो ये ईजिली मूव कर सकते हैं लिक्विड की तरह, इसलिए मरकरी इज़ अ लिक्विड। वहीं गोल्ड के केस में उसके पास 6s1 इलेक्ट्रॉन है, तो गोल्ड एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो इसी कारण वो मेटालिक बॉन्ड बना लेते हैं और सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर हमारे सामने रिलेटिविटी भी आती है। रिलेटिविटी का एक सीधा सा कंसिक्वेंस ये है कि जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज स्पीड में चलने लगेगी तो ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे एटम में पॉजिटिव प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करता है। पर इमेजिन कीजिए, अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को बढ़ाते जाओ तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो नहीं गिरते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। तो मरकरी के केस में 18 प्रोटॉन्स होते हैं और ये 80 प्रोटॉन्स 6s इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को इंक्रीज करते हैं और ये स्पीड रिलेटिविस्टिक स्पीड के कंपेरेबल हो जाती है। इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड लगभग 58% हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। और क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है तो ऐसे में मास में भी चेंज आता है रिलेटिविस्टिक स्पीड के कारण। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करो देन ईजिली आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास रेस्ट मास के कंपैरिजन में 23% इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर पहले इलेक्ट्रॉन का मास 1 था देन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण उसका मास हो गया 1.23। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रेडियस मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मास इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, और जब एटॉमिक रेडियस इस रिलेटिविस्टिक मास के कारण डिक्रीज होगा तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और उनमें पहले के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगने लगेगा। तो वो और ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर पाएगा। मतलब पहले भी फोर्स लग रहा था, मतलब मरकरी के केस में 6s पहले ही फुल्ली फिल्ड है और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण ये 6s और नज़दीक आ गए न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस ने इन पर और ज़्यादा फोर्स लगाया और ये ईजिली लूज नहीं कर सकते अपने इलेक्ट्रॉन एंड ये लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। और यही रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगभग 10% ऑफ द लैंटेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी यहाँ पर आप पेरियोडिक टेबल में देखिए, यहाँ पर गोल्ड, मरकरी और थेलियम ये पेरियोडिक टेबल में अगल बगल ही हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होनी चाहिए। इन तीनों एलिमेंट के पास भी मैसिव न्यूक्लियस है और ये भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं और इन सब के 4f ऑर्बिटल भी फुल्ली फिल्ड हैं। लेकिन दोनों गोल्ड और थेलियम रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। तो इसका जवाब उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में मिलता है। अगर आप गोल्ड के 6s इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो वहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो हाफ फिल्ड है। तो भले ही 6s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो, लेकिन अगर कहीं से गोल्ड को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ले ही लेगा ना।
और जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर लूज़ करेगा तो ऐसे केस में बॉन्डिंग होगी। इसी कारण गोल्ड मेटल मेटल बॉन्डिंग करता है। इसी प्रकार से थेलियम के p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि कम्प्लीटली फिल नहीं है, तो ये भी बॉन्ड बनाएगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा जिससे कि ये स्टेबल हो जाए। ऐसे ही आप आयरन को देख सकते हो। आयरन में सबसे पहले तो हमको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है। मरकरी के केस में 80 प्रोटॉन्स थे, लेकिन यहाँ पर केवल 26 प्रोटॉन्स ही हैं। और दूसरे आयरन में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस उनको इतना स्ट्रांग होल्ड करके नहीं रखता, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब कि वो फ्री होते हैं, स्ट्रक्चर में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाकी के आयरन एटम शेयर करते हैं और इसी को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। जनरली मेटल्स में जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जितने भी मेटल हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। एक एटम बाकी के एटम से सराउंडेड होता है और उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एटम के अंदर। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में वो होपिंग करते रहते हैं। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन की एक सी मौजूद होती है और यही सी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल को स्टेबल बनाती है। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसी कारण जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों है। इस पर एक कंप्यूटर सिमुलेशन भी की गई थी, जहाँ पर एक सिमुलेशन में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को ऐड किया एंड दूसरे सिमुलेशन में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बिना मेल्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट किया गया। तो ऐसा पाया गया कि जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को हम इंक्लूड करते हैं तो उस केस में जो मेल्टिंग पॉइंट निकल कर आया मरकरी का वो था -23 डिग्री सेल्सियस, जो कि मरकरी के एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट के काफ़ी क्लोज है। पर जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को ऐड नहीं किया गया तो उस केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट आया लगभग 80 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसके ओरिजिनल मेल्टिंग पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ज़रूर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट 1960 में की गई एक रिसर्च ये कहती है कि जो गोल्ड का कलर गोल्डन होता है इसका कारण भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ही है। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये शो किया कि गोल्ड के जो 5d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको 6s ऑर्बिटल में जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, यूवी रीजन की बजाय। इसका मतलब ये है कि गोल्ड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और येलो और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इसी कारण इसका कलर हमको येलोइश दिखाई पड़ता है। तो अगर आप इन दोनों बैंड की एनर्जी को बिना किसी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को लगाए कैलकुलेट करो तो 5D से 6s के ट्रांजिशन में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उस केस में एनर्जी यूवी रेंज में लाई करेगी। उस केस में हमको ये गोल्ड गोल्डन की बजाय सिल्वर कलर का दिखाई देगा, बट रियल में ऐसा नहीं होता, गोल्ड सिल्वरी नहीं होता। इसी कारण रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को हमको स्पेशली हायर एटॉमिक नंबर के केस में ऐड करना ही होता है। तो गाइज फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।